कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और चलिए आज हम आप लोगों के लिए साइंस के सेट 2 लेकर आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग बेटर ढंग से तैयारी करेंगे और मान के चलिए आगे भी इसी तरह का सेट आते रहेगा। और टोटल हमारा टारगेट है कि टोटल 10 सेट आप लोगों को साइंस का प्रोवाइड करा दें। तो 10 सेट मतलब हो गया कितना, 40 को, यानी 40 गुना 10 करेंगे तो 400 प्रश्न। और ये 400 प्रश्न आप लोग सही ढंग से अगर लिख के सेट वाइज बना करके तैयारी कर लिए तो इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, सारा प्रश्न यहीं से एग्ज़ाम में आ जाना है। तो चलिए पहला देखिए दिशा निर्देश दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग कि विषय विज्ञान है, समय इतना ही मिलना है आपको 40 प्रश्न में 1.5 घंटे का। तो पहला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे। कहता है निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। यानी एसआई मात्रक जो दिया हुआ हमारा चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, संवेग, इनमें से कोई नहीं। इनमें कौन से 2 ऐसे राशि है जिनका एसआई मात्रक क्या होगा, बराबर होगा। चाल और वेग का हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, यानी समान ही होता है, दोनों एक ही होता है। जो चाल का एसआई मात्रक है वही वेग का एसआई मात्रक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। कहता है निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो वो विस्थापन कहलाते हैं। याद रखेंगे कि एक निश्चित दिशा में जब जाती है वो तो और सरल रेखा में पहुंचती है, यही दूरी हमारा जो मैक्सिमम होता है वो विस्थापन कहलाती है। तो 2 का ऑप्शन सी इज द राइट। आगे बढ़ेंगे सर कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। कितना सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल क्या ही हो सकता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट। आगे बढ़िए सर क्या कहता है। ये बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ा, नहीं तो आप लोग को दिखेगा नहीं। कहता सर स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, यानी जितनी भी गाड़ियां हैं सर उनमें एक यंत्र लगा होता है। कहता है उसके द्वारा तय की गई दूरी को, ध्यान देंगे ये सबसे बड़ी बात है सर, किसको तय की गई दूरी को प्रदर्शित करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ से याद रखेंगे गाड़ी में सर एक मीटर लगा हुआ रहता है। आगे देखिएगा तो इस तरह का जो कांटा होता है जो हमें स्पीड बताता है, एक यहाँ और एक यहाँ पर कुछ ना कुछ अंक में लिखा रहता है। तो दूरी बताने का काम यही करती है, दूरी बताने का काम ये हमारा करती है। इसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोमीटर। ये जो कांटा होती है कि कितना स्पीड से गाड़ी चल रही है, कितने की स्पीड से, ये कांटा हमें वही बताती है। इसको हम लोग स्पीडोमीटर कहेंगे। ये साइड जिस पर 10 20 लिखा रहता है, 10 20 30 40 50 लिखा रहता है उसको स्पीडोमीटर, और बीच में ये वाला जो अंक रहता है सर उसको ओडोमीटर कहते हैं। याद रखेंगे स्पीड बताने वाले को स्पीडोमीटर और दूरी बताने वाले को ओडोमीटर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कहता है यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दी जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक समवेग क्या होगा। याद रखेंगे इस परिस्थिति में जब किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसको बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया और जो स्पीड है उसका आधा कर दिया जाए तो समवेग क्या होगा, वही रहेगा सर। समवेग क्या हो जाएगा, वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आगे सर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहते हैं सर यदि 2 वस्तु ए और बी यानी कि द्रव्यमान क्रमशः इतना है, यानी ए का कितना है 6 kg और बी का कितना है 34 kg है, तो कहता है क्वेश्चन कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। गलत है सर। याद रखेंगे कि जो ज़्यादा भारी होता है ना उसका पृथ्वी पर भार ज़्यादा होता है, और जब भार ज़्यादा होता है तो जड़त्व अधिक होता है। तो जो ज़्यादा भारी है उसका जड़त्व अधिक होगा। तो यहाँ देखिए बी नंबर में कि बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है, दैट इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे कि जो ज़्यादा भारी होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, जो हल्का होगा उसका जड़त्व
कम होगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। दैट्स वेरी सिंपलेस्ट। न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व के नियम से जाने जाते हैं सर। तो 7 का ऑप्शन ए इज द राइट। 8 नंबर देखेंगे सर। कहता है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। कितना आसान सा क्वेश्चन है सर 8 नंबर कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान देंगे ये रॉकेट हमारा जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। अगला देखिए सर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा न्यूमेरिकल आ गया सर 9 नंबर, थोड़ा बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। क्या कहता है कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर कितना होगा। यानी यहाँ 60 किलो द्रव्यमान का अगर कोई आदमी है तो उसका भार जो है कहाँ पर, चंद्रमा पर क्या होगा। तो हम तो ऐसे ही इसको मार दें कि ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन चलिए आप लोग को बताते हैं कि हम लोग सर जान रहे हैं कि भार बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम गुना जी होता है। तो एम हमारा कितना दिया हुआ द्रव्यमान 60 दिया हुआ है और जी का वैल्यू कितना दे दिया है 10 दे दिया है। तो टोटल हमारा हो गया 600 न्यूटन। टोटल क्या हो गया 600 न्यूटन। अब हम लोग ध्यान रखेंगे सर कि चंद्रमा पर जो होता है ना, पृथ्वी पर जितना मनुष्य का भार होता है उसका 1/6 होता है कहाँ पर, चंद्रमा पर। तो 600 न्यूटन को अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/6 से इसे भाग दे देंगे तो आराम से ये हमारा एक बार में और ये 100 बार में कट जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट, 100 न्यूटन। तो आप लोग समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से इस न्यूमेरिकल को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। अगर न्यूमेरिकल में आपको कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप लोग यहाँ देख लेंगे, ये जो आपको दिख रहा है पेज कटिंग, ये 10 नंबर का नहीं है, ये आपका इसी का है जिसमें स्पष्ट रूप से आप लोगों के लिए बना दिया गया है ताकि साफ सुथरे दिख जाए। याद रखेंगे ये किसका है, 9 नंबर क्वेश्चन जो अभी अभी हम लोग देखे सर, ये उसी का है। इस क्वेश्चन का ये डिटेल सॉल्यूशन लगा दिए हैं ताकि आप लोग बेटर ढंग से बना लीजिए, समझ जाइए। ऐसे तो हम स्क्रीन पर बना चुके हैं। अब आगे देखिए सर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे लिए। ये रहा 10 नंबर सर। तो 10 नंबर कहता है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी दो वस्तु है उसके बीच के दूरी को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। याद रखेंगे सर कितना, 4 गुना। ऑप्शन ये इज द राइट। जब भी आधा करेगा तो दोनों के बीच आकर्षण बल कितना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण 4 गुना। अब चलिए 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। तो ध्वनि ठोस में भी चल सकती है, तरल में भी, गैस में भी, तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट। आगे चलिए सर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कहता है कि वायु में ध्वनि तरंगें निम्न में से किसका उदाहरण है। यानी वायु में जो ध्वनि तरंगें हैं वो उदाहरण किसका है। तो वो अनुदैर्घ्य तरंग का, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। आगे देखिए क्या कहता है सर कि मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा क्या होता है। आप लोगों को मालूम है कि मानव जो जिस ध्वनि को सुन सकता है उसकी रेंज क्या होता है, प्रास क्या होता है। तो याद रखेंगे 20 हर्ट्ज से, क्या सर, 20 हर्ट्ज से कितना तक, 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकते हैं। मैं थोड़ा फिर से इसे लिख देता हूँ इधर करके। कितना बोले सर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकते हैं सर। ठीक है। अब इनमें से कह रहा है कि इसकी ऊपरी सीमा बताना। ये हमारा प्रास है तो प्रास की ऊपरी सीमा क्या होगी वो चीज़ समझाना है सर। तो प्रास की ऊपरी सीमा तो हमारा 20,000 हर्ट्ज होगा, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं 20,000 हर्ट्ज। ये भी नहीं है सर, ये भी तो हमारा 2,000 हर्ट्ज दिया हुआ, ये भी नहीं। यहाँ देखिए सर है कि 2 किलो हर्ट्ज है और 20 किलो हर्ट्ज है। तो आराम से हम लोग इसको अगर किलो में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे सर,
1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा कि नीचे का 3 जीरो से ऊपर का 3 जीरो कट जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास कितना 20। और ये बदल गया अब किलो में तो 20 किलो हर्ट्ज इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं सर हम लोग, यानी ऑप्शन ये सही था। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। यानी दो अलग अलग पदार्थ है सर और उसके कण अगर खुद से ही एक दूसरे में मिल जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, विसरण। ऑप्शन सी ये बी इज द राइट, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट है सर। आगे देखिए कहता बर्फ का गलनांक कितना होता है, फटाक से आप लोग बताइए कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आप लोग को तो लगेगा सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को ही तो 273.16 केल्विन कहा जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर कि निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब सबसे ज़्यादा आप लोग किसे जमा कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो हमारा 16 नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस है सर। ये गैस बहुत दूर दूर तक विरल अवस्था में पड़े हुए रहते हैं, इसे हम लोग बहुत ज़्यादा सघन में सर ला सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस यानी कोई भी गैस रहता तो हम लोग ऑप्शन में मारते सर। अगला चलिए 17वां नंबर देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है ये। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। यौगिक का उदाहरण पूछा है, फटाक से देखिए। लोहा का क्या होता है, Fe। ये बहुत गंदा लिखा गया, चलिए साफ से लिखते हैं सर। लोहा का Fe। पित्तल का क्या होता है हमारा, फटाक से बताएंगे कि पित्तल जल और तांबा, तांबा तो सब कोई जानता होगा सर, सी होता है। उसी तरह ब्रॉन्ज जो होता है सर ये पित्तल और ये जल। तो ये सारे जितने भी हैं हमारे, फटाक से पित्तल का आप लोग कमेंट करके बताइए कि लोहा तांबा और पित्तल ये सब ना हो करके हमारे H2O किसको कहते हैं, जल को। तो जल ही हमारा यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। 17 का सी इज द राइट आंसर। एक रहा आप लोगों के लिए कि पित्तल का फटाक से बताना है। आगे सर कहता है कि पित्तल किस किस धातु का मिश्रण है सर। अब तो आप लोग को आंसर मिल गया सर यहीं पर, कहाँ आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 18 क्या कह रहा है सर कि पित्तल जो है वो किस किस धातु से मिल करके बनता है, तो Zn और Co से, यानी जिंक जिसे जस्ता और तांबा कहते हैं। जस्ता और तांबा को जब आप एक साथ मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा, पित्तल बनेगा। अगला सर देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए जल का बर्फ में बदलना, सर जो चीज़ हम लोग बदल जाता है उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो अवस्था जिस अवस्था में वह पदार्थ को वापस पुनः प्राप्त किया जा सकता है तो उस अवस्था को हम लोग भौतिक अवस्था कहते हैं। लेकिन ऐसा परिवर्तन हो जाएगा जब हम वापस ही नहीं प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे सर उसे वापस, तो उसे कहेंगे रासायनिक। तो देखो जल का बर्फ में बदलना, तो बर्फ बन गया, उसे फिर से थोड़ा धूप में रख देंगे तो नॉर्मल पानी बन जाएगा। भोजन का पचना, यही तो है सही, क्योंकि सर भोजन अगर एक बार हम लोग चलिए चावल खाए, चावल सर अपने अंदर में सर आंत में पचा दिए, पचाने के बाद क्या प्राप्त फिर से उससे चावल हम लोग बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट। आगे सर देखिए क्या कहता है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो फटाक से बताइए सोडियम ऑक्साइड का सूत्र कौन हो जाएगा, Na2O। ऑप्शन ए इज ये बी इज द राइट, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। 21वां नंबर देखिए क्या कहता है सर कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं। देखिए ये आपके सेक्शन से ऐसे हटा दिया है मोल के सवाल, लेकिन फिर भी जब चैप्टर में रहता है तो उठ के आ जाता है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। हम लोग जल जो देखते हैं उसका जो आणविक सूत्र होता है वो सर H2O होता है, और H हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो इसे 2 से गुना कर दिए। ऑक्सीजन हमारा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन द्रव्यमान जब निकालेंगे गुना 2 करके 16। अब देखिए 16 और 2 यहाँ है, टोटल कितना हो गया 18। तो 18 ग्राम जो हमारा निकला सर, यही 18 ग्राम 1 मोल होता है। 18 ग्राम कितना मोल होता है,
1 मोल, याद रखेंगे। लेकिन कहता है कि 36 ग्राम, तो 18 ग्राम में 1 मोल, तो 36 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। कहता C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? ये भी मोल से है, लेकिन घबराने बात नहीं है, हम लोग फटाक से निकाल सकते हैं कि C2 सर कार्बन 6 है। कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 6 होता है। चलिए ये C2 और ये है H2, तो कार्बन का कितना हो गया फटाक से बताएंगे? 6। लेकिन सर 6 उसका परमाणु क्रमांक हुआ, और परमाणु क्रमांक जब 6 सम संख्या होता है तो उसे हम लोग बदल के, जब परमाणु द्रव्यमान होता है तो सम को 2 से गुना करके 12 निकालते हैं सर। इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया 12, लेकिन है ये कितना? 2 गो, तो 12 दूनी 24, और प्लस हाइड्रोजन सर 1 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है हाइड्रोजन का, लेकिन ये भी है 2 गो। तो अब हम लोग जोड़ के निकाल लेंगे, टोटल हो गया कितना? तो 12 दूनी 24, और 1 2 का 2, तो 24 और 2 कितना हो गया? 26। कितना हो गया सर? 26। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं सर, क्या कहता है 23वां नंबर। कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? अरे बाप, इससे ज़्यादा आसान सवाल आप लोग क्या खोजते हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, लेकिन कब की थी? 1897 में की थी सर। कब की थी? 1897 में। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 24वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने 24वां नंबर सवाल। कहता एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व में परमाणु संख्या क्या होगी? ये भी बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। किसी भी तत्व में याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक, और क्या चीज? परमाणु क्रमांक जो होता है ना, परमाणु क्रमांक, वो हमेशा बराबर होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो सर इलेक्ट्रॉन 11, और वही पूछा है परमाणु क्रमांक। क्या पूछा है? परमाणु संख्या पूछा था। हम लोग अभी अभी देखे, क्या देखे सर? कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या। सर ये तीनों हमेशा बराबर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 11 प्रोटॉन भी होगा, और परमाणु संख्या भी उसका 11 होगा। तो फटाक से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बस आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि 11 जो है किस तत्व का परमाणु क्रमांक है। फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 11 जो है किस तत्व का है ये परमाणु संख्या, फटाक से बताएंगे। आगे बढ़ जाते हैं सर, क्या कहता है अब कि किसी तत्व के समान समस्थानिक व निम्नलिखित में से कौन परमाणु के समान नहीं होगा? याद रखें सर, न्यूट्रॉन वो बराबर नहीं होता है सर। 25 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन जो हमारे लिए कह रहा है सर कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है? यानी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण कौन है? कहीं देखने की जरूरत है, आंख मूंद के मारेंगे अमीबा। क्या हो जाएगा आंसर? अमीबा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 27वां नंबर कहता है लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? इनमें से 27 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इसे तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कही जाती है सर। क्या कही जाती है? पावर हाउस। तो प्लेस्टिड ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। गाल्जी उपकरण, याद रखेंगे लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है सर? गाल्जी उपकरण करता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। 28वां नंबर की ओर बढ़ते हैं सर। क्या कहता है कि कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? यानी कोशिका झिल्ली में कुछ जरूरी पदार्थ अंदर जाता है, कुछ हानिकारक पदार्थ जो कोशिका के अंदर होता है वो बाहर आता है। तो वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो 28 का हो जाएगा सी, परासरण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? परासरण, याद रखेंगे। आगे बढ़िए 29वां नंबर सवाल क्या कह रहा है सर? कहता पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? ये विभोज्योतक। एकदम बिना ऑप्शन देखे मारना है इस सब क्वेश्चन को सर। इस सब क्वेश्चन में दम पानी है नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़िए सर। 30वां नंबर सवाल कहता है कि रक्त के लाल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? रक्त के लाल अधात्री भाग को क्या कहा जाता है? फट से आप लोग बताइए। जल कहा जाता है? ये तरल है, सॉरी
क्वेश्चन को थोड़ा मिस पढ़ दिए हम कि रक्त के तरल अधात्री भाग, तो लाल अधात्री भाग हमको समझ में नहीं आया था, कंफ्यूज हो गए थे। ये तरल जो अधात्री भाग है सर, ये हिस्सा होता है किसका? प्लाज्मा का। याद रखेंगे किसका हिस्सा होता है? प्लाज्मा। यानी ऑप्शन बी इज द राइट। आगे बढ़िए, यानी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है सर, ब्लड का जो तरल भाग होता है ना वो प्लाज्मा ही होता है, और प्लाज्मा में 90% सर पानी होता है। अब देखिए 31वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहता है सर श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यानी श्वेत क्रांति जो है वो श्वेत मतलब सफेद होता है, सफेद तो सफेद चीजों से, तो दूध उत्पादन से सर। किससे? ऑप्शन सी इज द राइट। आगे बढ़िए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल का उदाहरण क्या है, फटाक से बता दीजिए। तो धान तो खरीफ फसल है, मक्का खरीफ फसल है, अरहर भी खरीफ फसल है सर। चना जो है ना, ऑप्शन डी इज द राइट, रबी फसल है सर। याद रखेंगे कि खरीफ फसल बरसात के दिन में होता है और रबी फसल जाड़े के दिन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये कि जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होता है? यानी किस लक्षण के आधार पर सबसे अधिक जीवों को वर्गीकृत किया गया है? तो 33 का हो जाएगा सर बिना देखे सी नंबर, कोशिका की संरचना यानी कोशिकीय संरचना सर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट। 34 नंबर कहा जाता है सर कि पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? उभयचर किसे कहा जाता है पादप वर्ग का? तो वो ब्रायोफाइटा समूह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा समूह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर 35 नंबर सवाल क्या कहता है कि व्हेल निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? व्हेल मछली जो है सर वो किस वर्ग से संबंधित है? तो याद रखेंगे वो सरीसृप भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, मत्स्य भी नहीं है, ये स्तनपायी है सर। और हम लोग भी सर स्तनपायी में भी आते हैं, मनुष्य भी किस में आते हैं? स्तनपायी में ही आते हैं, जिसे हम लोग स्तनधारी के भी नाम से जानते हैं। तो व्हेल मछली भी इसी समूह में आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे सर कहता है कि वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन से गैस उत्तरदायी है? सर होता है वैश्विक उष्णन, हो गया है उष्मन, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेंगे सर। वैश्विक उष्णन के लिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसके लिए कौन सा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ये इज द राइट आंसर। 37वां नंबर हम लोग देखते हैं सर। 37 नंबर क्या कहता है कि जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जिसको हम लोग जल प्रदूषण होता है, जो पानी खराब होता है सर, उससे कौन सा प्रभाव नहीं होता है? तो 37 नंबर देखेंगे सर कि जल के तापमान में परिवर्तन। बिल्कुल सर, जल साफ नहीं रहेगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है खराब पानी का यूज होने से हैजा बीमारी भी होता है, और जब जल प्रदूषित होता है तो उसमें ऑक्सीजन घट जाता है। लेकिन जल से फेफड़े का कोई रोग नहीं होता है, तो नहीं से नहीं को खड़का देंगे, याद रखेंगे सर। ये ऊपर वाले तीनों भी याद रखेंगे कि जल प्रदूषण से ये तीनों प्रभाव दिखता है, लेकिन फेफड़े वाला नहीं दिखता है, तो नहीं वाला नहीं से रिलेट करेंगे, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। आगे बढ़िए सर 38वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? कहता है सर निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग वो होता है सर जो फैलता नहीं है। तो खांसी जुकाम सर, याद रखियो, जिसको सर सर्दी जुकाम हुआ है, अगर उसके बगल में आप बैठ जाते हैं दूसरे दिन से आपको भी सर्दी होना तय है। तो पहला तो नहीं होगा, रतौंधी सर, दैट इज राइट। हैजा तो खराब पानी के प्रयोग से होता है और ये फैलता नहीं है ये। आगे सर कहता है काला जर भी नहीं फैलने वाला होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर? बी, रतौंधी सर। यानी रात में जब तो ये शाम का टाइम होने लगता है, सूर्य भगवान जब डूबने लगता है, उस समय इस बीमारी में कुछ दिखाई देता नहीं है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। आगे बढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? तो 39 का क्या हो जाएगा? दीर्घकालिक जो लंबे समय तक चलते रहते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऊपर जितने भी बीमारी आप देख रहे हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, हैजा हो, टीबी हो, ये सब उतना लंबा रहता नहीं है, लेकिन आपको अगर मधुमेह रोग हो गया तो वो जीवन भर छूटेगा नहीं, तो ऑप्शन डी इज द
राइट। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए यही है। सबको इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है कि जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं, यानी जीवाणु को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो प्रोटिस्टा में नहीं, मोनेरा में, यही तो है सही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए ये था आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चन। अब आप लोग इसकी तैयारी बेटर ढंग से करिए और आगे और साइंस का 8 सेट इसी प्रकार के वीवीआई प्रश्न का आएगा। टोटल आप लोगों के लिए हो जाएगा 10 सेट, और 10 सेट मीन्स 400 प्रश्न। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में जाएगा नहीं। चलिए आप लोग तैयारी कीजिए, प्रश्न को अच्छे से देखिए, नोट करिए, बार बार पढ़िए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।